नमस्कार दोस्तों, मैं मनोविज्ञान विशेषज्ञ लोकेश कुमार पेपर कैन यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान विषय की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए मनोविज्ञान एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है और इस विषय को समझ पाना आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जैसा है। दोस्तों, जैसा कि मैं बहुत सारे छात्रों से रूबरू होता हूं, तो वो कहते हैं कि सर ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या तो ये विषय हमें समझ में नहीं आता है, या फिर अगर समझ भी लेते हैं जैसे न तैसे करके तो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद ये सब्जेक्ट हम भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको एक मनोविज्ञान की जो क्लासें मिलने वाली हैं, इसमें आपको कैसे पढ़ा जाए, मनोविज्ञान को लंबे समय तक याद हम कैसे रखें, कैसे हम पेपर पास करें, कैसे एग्ज़ाम में जो आने वाले डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं कैसे हम उनका सॉल्यूशन करें। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो मनोविज्ञान में 4 ऑप्शंस आते हैं आपको चारों ऑप्शंस को देखकर लगता है कि ये सारे ही इसके राइट आंसर हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि 4 ऑप्शंस जब सेम कंडीशंस में हमें नज़र आएँ, इसके बावजूद भी हम हमारे सही उत्तर की पहचान कैसे करें। तो आपको दोस्तों कुल मिलाकर के बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मनोविज्ञान सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आपके सब्जेक्ट की बात और जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। और दोस्तों, हम इस मनोविज्ञान में सबसे पहले बात करेंगे कि ये मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, जन्मदाता कौन कहलाया, आपके पुरानी सदियों से लेकर के आज के इस वर्तमान समय तक की कंप्लीट कंडीशंस में क्या क्या बदलाव आपके सामने आए, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, समय खराब ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर पहुंचते हैं और चर्चा करते हैं आपके मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट की, मनोविज्ञान के स्वरूप की, इसकी रचना की और इसके अलग अलग सदियों में बदलने वाले स्वरूप की। हाँ, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की। और स्पेशली अभी हाल ही में आपका एक जो नया एग्ज़ाम आने वाला है, रीट भर्ती का एग्ज़ाम, और रीट शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में मनोविज्ञान का आपका जो पोर्शंस है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान का उद्भव और विकास कहाँ से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आज के स्तर पर मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का स्वरूप कौन कौन सी सदियों में क्या क्या रहा, कैसा कैसा रहा, जन्मदाता कौन, समर्थक कौन, आलोचक कौन, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, मनोविज्ञान को इंग्लिश में लिखा जाता है साइकोलॉजी। इंग्लिश में क्या लिखते हैं मनोविज्ञान को? साइकोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात इसी शब्द की कर लेते हैं। तो इस साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लैटिन भाषा से मानी जाती है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछता है कि साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा में लिखा गया है। और मुझे पता है दोस्तों, ये प्रश्न मैं क्लास नोट्स में भी जब बच्चों से करवाता हूँ तो उनका भी एक आंसर आता है कि सर ये लैटिन भाषा का है। फिर से आपको प्रश्न को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रश्न क्या पूछ रहा था कि साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का है। तो दोस्तों, ये कौन से एंगल से आपको लैटिन भाषा का नज़र आ रहा है? ये वर्ड है आपका अंग्रेजी भाषा का। कौन सी भाषा का? ये अंग्रेजी भाषा का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो आपका आंसर क्या होता? लैटिन होता। समझ रहे मेरी बात को कि साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश में लिखा गया है। और इस इंग्लिश भाषा के साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा से मानी जाती है और लैटिन भाषा से हुई है, लेकिन लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। और लैटिन भाषा के वो 2 शब्द कौन कौन से हैं, ये भी दोस्तों आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 2 शब्द है साइकी और लॉगस। क्या है? साइकी और लॉगस। ध्यान रखिए दोस्तों, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इन 2 शब्दों से
साइकी और लॉगस से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। क्या होता है दोस्तों? आत्मा का अध्ययन करना। और दोस्तों आज इस छोटी सी बात के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको मैं और बता दूं, आपकी जितनी भी बुक्स हैं, गाइड्स हैं, आपकी जितनी भी आपने क्लासेस ली हैं, उन सब में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना ही मिलेगा कि साहब इस शब्द की उत्पत्ति इस भाषा से और इन शब्दों से हुई है और इसका अर्थ ये होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि आपसे अगर एग्जामिनर ऐसे पूछ लें कि साइकी और लॉगस से इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, तो दोस्तों शायद आप कन्फ्यूज़ में आप पड़ गए होंगे, आप परेशान हो गए होंगे कि साहब एक ऐसा आंसर भी हो सकता है क्या। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि साइकी और लॉगस से इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानने वाला एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, उसका नाम है गैरेट। कौन है? गैरेट। और इसके साथ ही आपका एक कन्फ्यूज़न और शुरू हो गया होगा कि गुरुजी बहुत सारी बुक में ये ग्रीक भी लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में ये यूनानी भी लिखा हुआ है, आखिरकार हम उत्तर कौन सा दें। तो दोस्तों ध्यान रखें, आपके जितने भी पिछली भर्ती के एग्ज़ाम्स हैं उनमें 99.99% बार जो इसका राइट आंसर माना गया है लैटिन माना गया है। लेकिन अगर आपको दोस्तों लैटिन अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ऐसी ही कंडीशन में दोस्तों ध्यान रखेंगे, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ग्रीक, और अगर ग्रीक भी नहीं मिला तो फिर आपका आंसर क्या होगा? यूनानी। ठीक है, और लैटिन, ग्रीक, यूनानी सारे ही मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा? यूनानी आपका आंसर माना जाएगा। तो दोस्तों ध्यान में रहेगी ये बात। तो अभी तक हमने बात की है केवल और केवल इस साइकोलॉजी शब्द के ऊपर, और आप जैसा कि जानते हैं कि ये साइकोलॉजी शब्द, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं अपन? मनोविज्ञान। क्या लिखते हैं? मनोविज्ञान। अब साहब मनोविज्ञान, अब बात ये उठती है कि आखिरकार ये मनोविज्ञान आया कहाँ से? इस मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया ही किसने? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो गई, कैसे हो गई? तो इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था 1590 में। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1590 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों इस शब्द का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम भी आपके पिछली शिक्षक भर्तियों में पूछा गया है, और आपसे पूछा गया कि शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था। दोस्तों उसका नाम है रुडोल्फ गोयकल। कौन हो दोस्तों? रुडोल्फ गोयकल। तो मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1590 ईस्वी में किया गया करने वाला यूनान का एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, जिसका नाम था रुडोल्फ गोयकल। ठीक है दोस्तों, तो आपकी इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बहुत ही रोचक बात और बता देता हूँ इसके साथ ही। अगर आपसे एग्जामिनर कुछ ऐसे पूछ लें कि इस रुडोल्फ गोयकल ने जो इस मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया, कौन सी पुस्तक में किया, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, इस रुडोल्फ गोयकल की एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। आपसे पूछे कि साइकोलॉजिया बुक के लेखक कौन हैं? रुडोल्फ गोयकल। और दोस्तों ध्यान रखें, इसी रुडोल्फ गोयकल ने, जो कि एक यूनानी मनोवैज्ञानिक है, इसने अपनी बुक साइकोलॉजिया में सबसे पहली बार इस मनोविज्ञान शब्द का 1590 में प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करते हैं इस मनोविज्ञान की उद्भव की, इसके विकास की। तो दोस्तों अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये मनोविज्ञान का जो स्वरूप है हमारे सामने आखिरकार आया कब? इस मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र नाम से हम जानने कब से लगे हैं? आखिरकार ये मनोविज्ञान का अपना खुद का एक सही अर्थ, सही नाम कब हमारे सामने आया? तो दोस्तों ध्यान रखें, मनोविज्ञान का जो स्वतंत्र नाम था हमारे सामने 16वीं सदी में निकल करके आया। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में निकल करके मनोविज्ञान का अपना खुद का स्वतंत्र रूप और अस्तित्व सामने आया। हम तब ही इस मनोविज्ञान को जानने लगे थे। लेकिन बात करूं अगर मैं 16वीं सदी से पहले की, 16वीं सदी से पहले की,
तो क्या दोस्तों 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान नहीं था क्या? तो दोस्तों ध्यान रखें, 16वीं सदी से पहले भी मनोविज्ञान तो था। फिर अंतर क्या था? अंतर इतना था कि जब हम बात कर रहे हैं कि साहब 16वीं सदी में तो मनोविज्ञान अपना खुद का स्वतंत्र रूप लेकर के आया। इसका मतलब 16वीं सदी से पहले स्वतंत्र नहीं था, किसी के अधीन था। यही बात हुई ना कि 16वीं सदी में तो स्वतंत्र रूप में अपना नाम लेकर के आया, और 16वीं सदी से पहले किसी ना किसी के अधीन रह करके ये अपना काम किया करता था। और साहब अधीन था, किसके अधीन था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, ये था किसके अधीन? दर्शन शास्त्र के अधीन। किसके अधीन? दर्शन शास्त्र के। दर्शन शास्त्र जानते हैं दोस्तों आप लोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? फिलॉसफी। ठीक है, देखिए दोस्तों 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। और जब दर्शन शास्त्र का पार्ट था, अंग था दोस्तों, उस समय इस मनोविज्ञान को मनोदर्शन या मानसिक दर्शन, मनोदर्शन या मानसिक दर्शन के अर्थ में हम लोग पढ़ा करते थे। और 16वीं सदी में मनोविज्ञान अपना खुद का अलग नया रूप लेकर के सामने आया। और 16वीं सदी में मनोविज्ञान का एक बहुत ही साधारण और सिंपल सा नाम हमारे सामने आया। और वो किसके आधार पर आया? वो दोस्तों हमारे सामने इस साइकोलॉजी के अर्थ के आधार पर सामने आया। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार वो 16वीं सदी में हमारे सामने कौन कौन सी कंडीशंस हुई। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि आगे 16वीं सदी से लेकर आज के वर्तमान युग तक क्या क्या हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 16वीं सदी की। तो देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि साहब 16वीं सदी में क्या हुआ। तो देखिए 16वीं सदी में मनोविज्ञान का अपना खुद का अलग रूप, नई शाखा इसकी निकल कर के सामने आ गई। और दोस्तों 16वीं सदी में हमने मनोविज्ञान को एक सबसे पहली बार एक नया नाम दिया और इसे हमने कहा आत्मा का विज्ञान। क्या कहा दोस्तों? आत्मा का विज्ञान। तो 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। अब आपसे एग्जामिनर प्रश्न ये पूछ लेता है कि इस आत्मा के विज्ञान के समर्थक कौन कौन थे? मनोविज्ञान को 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? तो दोस्तों इनमें नाम आता है सबसे बहुत ही प्रमुख नाम अरस्तु का, प्लेटो का, डेकार्टे का। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। दोस्तों ये तीनों नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, जिन्होंने 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या नाम दिया? आत्मा का विज्ञान का नाम दिया। लेकिन दोस्तों ये इसका शुरुआती नाम था। कुछ हद तक तो लोगों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन जैसे जैसे इसका रूप व्यापक होने लगा, धीरे धीरे इसका स्वरूप आगे की ओर बढ़ने लगा, लोगों तक इसकी अवधारणा पहुंचने लगी, तो धीरे धीरे लोग इस नाम के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने लग गए, इसके नाम की आलोचना और बुराइयां करने लग गए और पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार ये आत्मा होती क्या है, इस आत्मा का स्वरूप होता कैसा है, इस आत्मा को कौन जानता है, इसका अर्थ प्रकृति कैसी होती है। जब ऐसे तरह तरह के सवाल जवाब इस आत्मा के विज्ञान के समर्थकों के साथ किए गए, तो दोस्तों इस आत्मा के विज्ञान को आगे जाकर के नकार दिया गया। लोगों ने इसकी अवधारणा को मानने से मना कर दिया कि बोले साहब हम आत्मा को जरा भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस आत्मा के नाम की ऐसी सबसे पहली अवधारणा को देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? अरस्तु था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी कारण से इस अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। और ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है
कि मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। और इसके साथ ही सिंपल सी छोटी सी बात और बता देता हूँ, जो भी आपके परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने बात की मनोविज्ञान के जनक की, लेकिन इसके साथ ही बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, ध्यान में रहना जरूरी है। तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक। कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। तो मनोविज्ञान का जनक तो है आपका अरस्तु, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है कौन? आपका थॉर्नडाइक। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक क्यों है, कैसे है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी दास्तां है इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मनोविज्ञान का जनक और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, दोनों आपकी ध्यान में रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं साहब कि आत्मा के विज्ञान को लोगों ने मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, बोले साहब हम आत्मा के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर समय आगे की ओर बढ़ा और सदी आ गई 17वीं सदी। कौन सी सदी दोस्तों? 17वीं सदी आ गई। और 17वीं सदी में इस मनोविज्ञान को अब की बार फिर से एक नया रूप, नया नाम मिल गया इसको, और अब की बार इसको कहा गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या कहा गया दोस्तों इसको? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और देखिए मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वानों में दो नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं आपके। एक का नाम है पोम्पोनोजी, एक का नाम है थॉमस रीड। पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। और दोस्तों ध्यान रखें, पोम्पोनोजी और थॉमस रीड ने इसको नाम दे दिया मन और मस्तिष्क के विज्ञान का। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने जो ये नाम दिया, ये बात लोगों के दिलो दिमाग में बहुत ही अच्छे से सेट हो गई। हम किसको नाम दे रहे हैं दोस्तों, पता है आपको? मनोविज्ञान को। ये सारे के सारे नाम किसके अर्थ के दिए जा रहे हैं? मनोविज्ञान के अर्थ में दिए जा रहे हैं। तो मनोविज्ञान, बोले साहब मन का विज्ञान, तो इसी की सबसे सरलतम अवधारणा भी इसी सदी में दी गई। दोस्तों आपसे एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान के नाम की सबसे सरलतम अवधारणा कौन सी सदी में प्रस्तुत की गई? दोस्तों 17वीं सदी में की गई। मनोविज्ञान के नाम की सरलतम अवधारणा के रूप में कौन सा नाम सुझाया गया? दोस्तों इसे कहा गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मानने वाले कौन कौन थे? पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। अब देखिए ये नाम इसका सबसे सरलतम रूप, सरलतम व्याख्या के रूप में लिया गया। तो दोस्तों अब इस अर्थ में जो हमने बात की कि साहब मन का विज्ञान माना, ये बात लोगों के दिलो दिमाग में सेट हो गई। इस वजह से ध्यान रखें 18वीं सदी में भी मनोविज्ञान को यही नाम मिला रहा। अर्थात इन दोनों ही सदियों में किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं हुआ। अर्थात 17वीं सदी में बोले चाहे 18वीं सदी में बोले, मनोविज्ञान क्या रहा? मन और मस्तिष्क का विज्ञान रहा। लेकिन समय फिर और आगे की ओर बढ़ता रहा और अब की बार सदी कौन सी आ गई? 19वीं सदी। और दोस्तों 19वीं सदी में अब की बार फिर से मनोविज्ञान को नया रूप, नया नाम, नया जन्म लेना पड़ा। और अब की बार इसे क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान दोस्तों? चेतना का विज्ञान। अब दोस्तों इस चेतना के विज्ञान में बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि इस तूफान में न जाने कितने लोग बह गए थे, न जाने कितने लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ा, न जाने कितने लोगों को इसकी आलोचना करनी पड़ी, पता नहीं किन किन लोगों ने कैसे कैसे इस चेतना शब्द को बाहर निकाला। तो देखिए बात करते हैं कि साहब 19वीं सदी में चेतना के विज्ञान का जो नाम मिला, इसे यह नाम देने वाला कौन था? तो दोस्तों देखिए इसमें एक सबसे पहला, सबसे प्रमुख नाम आता है विलियम वुंट का। कौन है दोस्तों? विलियम वुंट। अर्थात अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें कि चेतना के विज्ञान का जनक किसको? विलियम वुंट को माना जाता है। इसका समर्थन करने के लिए विलियम जेम्स सली
टीचनर, वाइव्स, ये सब इसके समर्थकों के रूप में सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद में क्या क्या हुआ, कौन ऐसा आया जो कि चेतना को मानने से मना करने लगा, इसकी व्याख्या नकारात्मक अर्थ में बताने लगा, इसकी आलोचनाएं करते हुए किस किस ने क्या क्या कह दिया। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे आपके अगली क्लास में। तो चलते हैं और मिलते हैं आपके अगली क्लास में। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आपके अपने फ़ोन में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।